प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मध्य प्रदेश शिवनी से, और इनका जन्म हुआ है दक्षिणायन श्रावण माह, श्रावण और भाद्रपद दोनों का प्रभाव है। और ये इसका एक अलग फ़ायदा ये हो जाता है कि व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर होता है और भद्र बुद्धि का होता है, अभद्र व्यवहार करने वाला नहीं होता है। शनिवार को जन्मे हैं, शनिवार को जन्मे लोग थोड़े से असहज मानसिकता वाले होते हैं या असंतोषी प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा, इतने तक के चंद्रमा, कृष्ण पक्ष के अष्टमी 9वीं तक के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, पर ये पूर्णतया शुभग्रह नहीं होते। यहाँ से इनका पापक होना शुरू हो जाता है। इस वजह से अब यहाँ पे व्यक्ति का धन जो होगा वो रेगुलर एक जैसा नहीं रहेगा, उसका मन जो है वो एक जैसा नहीं रहेगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य भी एक जैसा नहीं रहता है, वो घटता बढ़ता बदलता हुआ सा रहता है। रोहिणी नक्षत्र है ना, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं वो नौकरी करने वाले होते हैं, राजा के द्वारा पुरस्कृत होते हैं, दीर्घायु होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, धनवान होते हैं, सुखी मानसिकता के होते हैं। अब चंद्रमा जब जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठेंगे तो व्यक्ति को सुंदर यहाँ भी बनाएंगे, लेकिन शनिवार को जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ी दुखी मानसिकता का हो जाएगा। या ये कह सकते हैं कि वार के स्वामी इस कुंडली के लिए नवम और दशम के स्वामी होकर के नीच के बैठे हैं। इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनि 12वें भाव में हर्ष बली हो जाते हैं, हर्षित होकर के बली हो जाते हैं, और वहां से अपनी 10वीं दृष्टि से अपने भाग्य को देख रहे हैं। भाग्य भाव पे मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध सभी ग्रहों की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, साथ ही साथ भाग्य के कारक स्वग्रही हैं। इस वजह से इस व्यक्ति की कुंडली में भाग्य भाव लगभग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। या भाग्य का स्वामी जब भाग्य को देखेगा तो भाग्य को बलवान बनाएगा। लेकिन अगर वो शनि के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह होता और 12वें भाव में बैठा होता तो ज़्यादा डिप्रेस करता है ना, क्योंकि वो उसे देख भी रहे हैं। और जन्म कुंडली के दशम स्थान में केतु बैठे हैं, जहां वो व्यक्ति के करियर को कंफ्यूजन वाले स्टेट में लेके जाने वाले भी बन रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र ध्रुव योग, इस वजह से व्यक्ति जो सोचता है वो करने की पूरी कोशिश करता है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, प्रमाद है, ममता है, उद्वेग है स्वभाव में। ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर यहाँ हमें थोड़े से संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी, अपने व्यवहार को और भी ज़्यादा कुशलता से किसी के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। मेरे कहने का अर्थ है, लग्न का मान 4 डिग्री का है। इस वजह से हमें अपने व्यक्तित्व और अपने स्वभाव पे भी काम करना होगा, जहाँ हम बहुत जल्दी किसी के प्रभाव में ना आ जाएं, बहुत जल्दी हम हताश ना हो जाएं, बहुत जल्दी निराश ना हो जाएं, बहुत जल्दी डिप्रेस ना हो जाएं, किसी व्यक्ति का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ना पड़ने लगे, मैं अपने प्रभावों को वो खो न दूं। किसी दूसरे का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ गया कि मैं सत्य असत्य को समझने की शक्ति ही मेरी खत्म हो गई। तो इस तरीके का जो भाव है वो लग्न के मान के कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोहरी राजनीति या दोहरेपन या कई बार ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल जाती हैं। मतलब हमें बिल्कुल ही फैक्ट बनना है, फैक्चुअल बनना है, एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल नहीं, बिल्कुल ही तटस्थ होकर के अपने जीवन को बनाना होगा, जहां हमारा व्यक्तित्व सबको आदर करने वाला बने, जहां हमारा स्वभाव सबका ध्यान रखने वाला बने। लग्न में चंद्रमा व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का बनाएंगे, प्रेमी बनाएंगे, पत्नी को प्रेम करने वाला, दाम्पत्य का सुख प्राप्त करने वाला। और जब ध्यान से देखेंगे तो केंद्र में चंद्रमा उच्च के बैठे हैं, रोहिणी नक्षत्र में बहुत अच्छे बैठे हैं। गुरु जन्म कुंडली में मीन राशि में बैठे हैं, पूर्वा भाद्रपद के बैठेंगे, जिस अंश पे बैठे हैं वो अपने नक्षत्र में बैठेंगे। शनि मेष राशि में बैठे हैं, अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, और केतु दशम स्थान में बैठे हैं शनि के राशि में। तो ये एक तरीके से शनि और केतु का संबंध अच्छा बन गया। मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु से दृष्ट हैं, गुरु की दृष्टि मंगल पे है, उच्च की दृष्टि है, तो इस वजह से मंगल का प्रभाव ठीक हो जाएगा। क्योंकि जिस नक्षत्र में मंगल बैठे हैं, जिस नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं, उस नक्षत्र का अधिपति बलवान है, अपनी राशि में बैठा है, और वहां से बैठ करके वो मंगल और शुक्र दोनों पे दृष्टि डाल रहा है। 5वीं मंगल और शुक्र दोनों पे दृष्टि है।
सूर्य और बुध इस कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र में बैठेंगे कर्क राशि में। तो आश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो बुध देव होते हैं और वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो जो नक्षत्र जिस ग्रह का है उस नक्षत्र का स्वामी अगर अपने नक्षत्र में बैठा है या ग्रह अगर अपने नक्षत्र में बैठा है तो इससे ग्रह को बल मिलता है और उसकी दशा व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने वाली होती है। इसका अर्थ होगा कि अब व्यक्ति की कुंडली में जब कभी भी गुरु की दशा में बुध का अंतर आए, शुक्र का अंतर आए, सूर्य का अंतर आए, मंगल का अंतर आए, तो ये चारों पांचों दशाएं जातक के जीवन को प्रतिस्पर्धा में सफलता देने वाली, प्रतियोगिता में सफलता देने वाली, कम्युनिकेटिव बनाने वाली, यात्रा में सुख देने वाली, संतान, छोटे भाई, बड़े बहन, इन सभी चीज़ों का सुख व्यक्ति को मिलता रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ व्यक्ति काफ़ी हद तक चरित्रवान भी होगा, नैतिकीय जिम्मेदारी भी लेने वाला होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरे साहस के साथ निभाने वाला भी होता है। क्लियर है? चतुर्थ स्थान में राहु के नक्षत्र का प्रभाव जो बन रहा है, राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो मघा का है और केतु बैठे हैं शतभिखा में। सामान्य बात है कि राहु और केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो गया। इस वजह से भी यहाँ पे राहु जो हैं वो सामान्यतः सिंह राशि के लिए राहु अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो क्रूर ग्रह की राशि है, सूर्य की राशि है और वो सूर्य उस भाव से ठीक पीछे बैठ गए हैं, जिसके कारण माता के प्रभावों में, माता की ऋणता में, व्यय में और कई बार समाज का जो सबसे बड़ा तबका है उससे व्यक्ति को आए दिन थोड़े बहुत छीटाकसी वाली स्थितियाँ, या जैसे विधायक हो जाएं, आपके यहाँ के जो सांसद हो जाएं, इन लोगों से उस तरीके का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। या ये कह सकते हैं कि उन लोगों के किसी न किसी वजह से षड्यंत्र के कारण व्यक्ति शिकार होता रहता है, या समाज में बहुत जो बड़े लोग हैं उन लोगों से व्यक्ति की किरकिरी बनी रहती है। तो मतलब हमें इन लोगों से सावधान रहना है कि किसी भी तरीके से आपके ऊपर इनका कोई षड्यंत्र न हो जाए। पंचम भाव के स्वामी का गुरु से दृष्ट होना संतान से सुख तो देता है, पर यश, मान और बुद्धि, विवेक और साथ ही साथ व्यक्ति की एकाग्रता और व्यक्ति की कंसंट्रेशन के साथ व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, वो उग्र भी होता है, उसकी बुद्धि में कई बार कठोरता देखने को मिल जाती है, वो बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेने वाला भी हो जाता है। हालांकि यहाँ भगवत भक्ति बनी रहेगी, मंत्र जापक है, भगवान की पूजा करने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर मैं शुक्र की बात करता हूं तो वृष लग्न की कुंडली के लिए लग्न के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं, जहां वो पुष्य नक्षत्र में बैठ करके गुरु से दृष्ट हैं। पुष्य नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, शनि जो बैठे हैं वो नीच के बैठे हैं। इस वजह से इस कुंडली के लग्नेश जिस नक्षत्र में बैठे हैं, पुष्य नक्षत्र में, इस कारण से कई बार उनमें धार्मिकता तो रहेगी पर व्यक्ति के पैसे प्रायः अटकते जाते हैं। वहाँ वो जिस व्यक्ति के बारे में जैसा विचार बनाना चाहता है समाज के किसी एक व्यक्ति के बारे में, उसके विचार गलत हो जाते हैं। या कई बार वो जिस व्यक्ति के बारे में कोई धारणा विकसित कर रहा है, जज कर रहा है, उसमें वो गड़बड़ी है। कई बार वो समाज के बहुत बड़े तबके के लोगों को बहुत ही विश्वास में ले लेता है या उन पर विश्वास कर जाता है। जैसे सामान्यतः जो व्यक्ति आ करके आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी चिकनी चिकनी बातें कर ले, आप उस पर विश्वास पूरा कर लेते हैं, लेकिन बाद में आपको उसके विश्वास का विश्वास पात्र वो व्यक्ति था ही नहीं और आपका इस वजह से आपका नुकसान हो जाता है। मतलब ये कुंडली इस तरीके का नुकसान अपना करा सकती है कि समाज के बहुत बड़े किसी साधु, संत, सन्यासी, व्यापारी, राजनीति करने वाले ऐसे लोगों के चपेट में आकर के अपना धन, अपनी प्रतिष्ठा और अपने संपत्ति आदि, अपनी बुद्धि और अपने समय का नुकसान करवा सकती है। इस वजह से हमें इन सभी बातों पे ध्यान रखना होगा। याद रखिए, एक्टिंग जो होती है, जो आप कला क्षेत्र में अगर जाएंगे तो ये बात सभी लोगों को पता है कि सबसे खराब जो जगह है आजकल भारत में, वो जो फिल्म के जो लोग हैं, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो सबसे खराब हैं। उनको कला बहुत अच्छे तरीके से आती है, वो कला बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं, वो प्रस्तुत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उनका कम्युनिकेशन अच्छा है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जितने लोग हैं वो सबके सब अच्छे हैं। वो सारे के सारे भ्रष्ट हो सकते हैं, सबके साथ कोई ना कोई षड्यंत्र होता है, सब किसी न किसी के साथ षड्यंत्र करते हैं, सब दिखाने के लिए मित्र हैं एक दूसरे के, पर किसी का कोई नहीं है। तो गीता जी के दूसरे अध्याय के 55वें, 56वें, 57वें और 58वें श्लोक में इसी चरित्रहीनता को बताया गया है और इसी जो है वो डिप्लोमेसी को बताई गई है। इसमें भगवान ने यही बात कही है कि जो व्यक्ति लगातार प्रिपरेशन करके अपने आप को आपके सामने अच्छा प्रस्तुत कर दे, वस्तुतः वो अच्छा नहीं है। अच्छा वो है जिसको अच्छा बनने के लिए कोई प्रिपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है और वो निरंतर अपने आप पे काम कर रहा है। उसको पता है कि मुझे क्या अच्छा करना है और धर्म कहाँ है,
संसार कहाँ है, संस्कार कहाँ है, हमारी संस्कृति कहाँ है, हमारी सनातन पद्धति क्या है, हमारे पूर्वजों ने हमें कौन सा ज्ञान दिया है, इन सभी चीज़ों पे उसका फोकस होता है। जबकि वस्तुतः ये कुंडली ऐसी है जो सामने से किसी भी व्यक्ति को बिना पहचाने उस पर विश्वास करके अपना चुटिया कटवाएगी। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हमें यहाँ पे सावधान होना होगा। मंगल इस कुंडली के लिए नीच के हैं, लेकिन सप्तमेश और सप्तम भाव दोनों गुरु से दृष्ट हैं। इस वजह से दाम्पत्य इस कुंडली का ठीक रहेगा, दिनचर्या ठीक रहेगी, समाज आपका ठीक है, पड़ोसियों के साथ संबंध बिल्कुल ठीक बनाइए। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको स्वयं से निभानी होगी, क्योंकि इस कुंडली के लिए मंगल सप्तम के साथ साथ 12वें के स्वामी होकर के वृष लग्न की कुंडली के लिए मारक होते हैं और गुरु से दृष्ट हैं, गुरु से प्रभावित हैं सप्तम भाव भी। इस वजह से उनका मारक प्रभाव गुरु के प्रभाव में आने के कारण जरूर कमजोर तो होगा, पर मंगल की दशा में व्यक्ति के साथ अनहोनी और कुछ अप्रिय घटना होती है, जैसे उसके साथ षड्यंत्र हो, व्यापार कमजोर चले, दिनचर्या खराब हो जाए, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो, छोटे बेटे का स्वास्थ्य कमजोर हो, इसके साथ साथ उसका रक्त संबंध प्रभाव कमजोर होता है, रक्त से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं, खुजली, दाद, चमड़े की समस्या, नेत्रों से संबंधित समस्या, विष प्रयोग, विष वाले जानवरों का काट देना, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी चीज़ों से, सिंह वाले जानवरों से जो है वो नुकसान हो जाना, दीवार के नीचे दब जाना, नदी, नाला, झाड़ी, तालाब, पोखरा, कुआं, समुद्र, इन सभी चीज़ों से नुकसान होना। जेब कतरे से सावधान रहना चाहिए। किसी अविश्वास पे कभी दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। यात्रा में जाते समय किसी अपरिचित से कोई संबंध ना बनाएं। जितना ज़्यादा हो सके हमें इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। यात्रा में जा रहे हैं, अपने मित्रों के साथ एडवेंचर पे जा रहे हैं, वहाँ पे सावधानी बरतें। तो इन सभी चीज़ों पे जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आपकी कुंडली में मंगल की दशा आपको कमज़ोर जा सकती है, क्योंकि इस कुंडली के लिए मारक हैं। उनका मारक प्रभाव गुरु के प्रभाव में आने के कारण, गुरु से दृष्ट होने के कारण उनका मारक प्रभाव जरूर कमज़ोर होगा। पर चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी नहीं हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे वो कई बार आपके प्रभावों में कमजोरी देने वाले बन जाते हैं। इस अवस्था में कि उनकी जो युति हो रही है वो आपकी कुंडली के वृष लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी का संबंध चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य के साथ, पंचम भाव के स्वामी बुध के साथ और लग्न इसके साथ हो रहा है। यानी कि मारक ग्रह ने सभी ग्रहों के साथ अपनी युति की है, सूर्य भी, शुक्र भी और बुध भी। जहां शुक्र लग्नेश हो गए, बुध पंचमेश हो गए, सूर्य सुखेश हो गए, तो मारक ग्रह की युति जब इन ग्रहों के साथ होगी, इन भावों के स्वामी के साथ होगी, तो जरूर ही इन ग्रहों को भी वो प्रभावित करेंगे। क्योंकि वस्तुतः ये मारक ग्रह जो होते हैं वो जहां बैठते हैं उसको भी मारते हैं, जहां देखते हैं वहां भी मारते हैं। तो देख कहाँ रहे हैं? शत्रु को, तो शत्रु से परेशान करेंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि कहाँ है? भाग्य भाव पे, तो उच्च की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। इस वजह से कम आपके पास धर्म रहेगा, आध्यात्मिक चिंतन रहेगा, दान रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा, माता पिता का सुख रहेगा, पराक्रम का बल रहेगा। ये सारी चीजें आपको देंगे। और 8वीं दृष्टि से जन्म कुंडली में वापस शत्रु के घर को देख रहे हैं, इस वजह से करियर में कंफ्यूजन का भाव पैदा हो जाता है। अब आइए आगे मैं आपसे चर्चा इनकी कुंडली के लग्न कुंडली के अगले भाव पे आता हूँ। यहाँ मैंने मारक भाव के बारे में चर्चा की थी कि जब कभी भी मंगल की दशा आएगी, उस मंगल में राहु का अंतर आएगा, उसमें शनि का अंतर आएगा, या मंगल की दशा में शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों का जब कभी भी अंतर आएगा तो व्यक्ति परेशान होगा। हालांकि अब इनकी कुंडली में मंगल की दशा जा चुकी है, अब अंतर में ही आएंगे। जब कभी भी मंगल आएंगे तो गुरु में मंगल आएंगे, जब गुरु में मंगल आएंगे तो वो दशा खराब रहेगी नहीं, वो दशा अच्छी जाएगी। बात करते हैं जब देवगुरु बृहस्पति की, तो अष्टम के साथ साथ एकादशवें के अधिपति होते हैं और वृष लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति सबसे ज़्यादा मारक ग्रह के बाद कमज़ोर और अकारक ग्रह के रूप में, पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ इस ग्रह की दशा काल में व्यक्ति को कई बार अपने महत्वाकांक्षाओं से समझौता करना पड़ता है, कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है और कई बार आर्थिक पक्ष नुकसान होता है। पर यहाँ इस कुंडली के लिए ये बात बिल्कुल भी लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ये ग्रह स्वग्रही है, साथ ही साथ वो अपने नक्षत्र में बैठा है। थोड़े बहुत कमज़ोर पक्ष उसके एकादशवें भाव में बैठने के बावजूद दशम भाव का मिलेगा, क्योंकि वो ग्रह वक्री है और 2 डिग्री का बैठा है। इस वजह से उसके सामान्यतया 60% जो परिणाम होंगे वो लगभग दशम स्थान से मिलते हुए देखे जाएंगे। परंतु उनकी जो दृष्टि है वो हर जगह बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ उच्च की दृष्टि है, यहाँ सप्तम भाव पे सामान्य दृष्टि है और जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पे जो 9वीं दृष्टि जा रही है वो मित्र की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति का दाम्पत्य और उसकी दिनचर्या ठीक रहे, व्यापार ठीक रहे, नौकरी ठीक रहे, साइड बिजनेस भी ठीक रहता है। मतलब गुरु की दशा में हम व्यापार अगर करना चाहें,
नौकरी में जाना चाहें, संतान को लेकर के कोई निर्णय लेना चाहें, इसके साथ अपने कम्युनिकेशन को छोड़ करके कम्युनिकेशन को जोड़ करके अगर कोई काम करना चाहते हैं तो ये सब गुरु की दशा में संभव है। इस कुंडली के लिए गुरु का एकादशवें भाव में बैठना उत्तम माना जाएगा। अगर वो अष्टम में बैठ जाते तो दूषित हो जाते, पर सामान्यतः एकादशवें भाव में बैठे हैं, ठीक बैठे हैं। और खास करके उनके ठीक आगे शनि और उनके ठीक पीछे केतु जो अष्टमेश हैं और जो लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जब उनको पापकर्त्री लगेगा तो व्यक्ति के मृत्यु में और व्यक्ति के बुढ़ापे में कई बार कष्ट होने लगता है। इस वजह से हमें अपने भविष्य को देख करके हमें आज से ही उसके लिए जीवन बीमा पॉलिसी हो, कुछ भी किसी भी तरीके से अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। वैसे एकादशवें भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना सामान्य होगा, सामान्य से थोड़ा बेहतर होगा, पर पाप कर्त्री में जाने के कारण उस ग्रह के प्रभावों में कमजोरी आएगी और वो जब पाप क्षेत्र में चला जाएगा तो निश्चित रूप से उसके प्रभावों में जितना हम प्राप्त करना चाहते हैं उतना प्राप्त ना होकर के हमें उसमें से थोड़ी सी कमजोरी देखेगी, जिसके कारण कई बार आपको जितना आप सोच के जाते हैं बाजार में उतनी चीज़ें आप उतने पैसों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, थोड़ी ज़्यादा व्यय की स्थिति में जाना पड़ता है। यहाँ बड़े छोटे भाई बहनों का सुख बढ़िया मिलता है, कई बार उनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशान होता है और कई बार उनको दार्शनिक होते देखा जाता है या उनका दर्शन अलग होता है जिसके साथ आपका कन्फ्लिक्ट भी होते देखा जाता है। ये सामान्य बात रहेगी। दशम और नवम के स्वामी होकर के 12 में बैठे हैं, शनि 12वें भाव में बलवान होते हैं, कमजोर नहीं होते, अपने भाव को देख रहे हैं, पापग्रह होकर के अपने भाव से तीसरे घर में बैठे हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि वृष लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव का खराब नहीं हो रहा, यहाँ पे ठीक होगा, वो शनिदेव खराब नहीं है। नवांश कुंडली में भी लग्न के अधिपति होकर के पंचम भाव में मित्र की राशि में मित्र के साथ बैठे हैं, इस वजह से नवांश कुंडली में भी शनि का प्रभाव कमजोर नहीं है। दशमांशा कुंडली में वो कमजोर है जिसके कारण व्यक्ति का करियर देर से धीरे धीरे संघर्ष के साथ पर आगे बढ़ने वाला होगा। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति आगे बढ़ गया तो फिर नीचे आएगा, वो इनिशियल स्टेप में धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शनि की दशा प्राप्त करते 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 आपके पास एक बड़ा अच्छा काम, विकसित काम होगा जिसको आप ऑटो पायलट मोड में चलाते रहेंगे। मतलब गुरु की दशा में थोड़े बहुत संघर्ष होंगे, वक्री और कमज़ोर डिग्री के बैठने के कारण, पापकर्त्री में बैठने के कारण, पर जैसे जैसे आप आगे शनि की दशा में आएंगे वैसे वैसे आपका काम आपको आपकी पहचान बनाता दिखेगा। तो ये बात मैंने एकादशवें भाव की कही। 12वां भाव नीच का है, इस वजह से हमें धर्म में देना है, दान करना है, पूजा पाठ मंत्र जप समाज को देना ठीक है, पर धर्म में देना कभी कभी गड़बड़ है। हमें अपने पराक्रम को और भी ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं। ये लग्न कुंडली है। इसके बाद नवमांश कुंडली पे आते हैं तो नवमांश कुंडली में एकमात्र ग्रह केंद्र में बैठे हैं और वो हैं बुध, जो इस कुंडली के लिए अष्टम के साथ पंचम के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। तो लग्न के अधिपति का पंचम में बैठना और पंचम के अधिपति का लग्न में बैठना ये व्यक्ति के दाम्पत्य को बेहतर बनाएगा। पंचम भाव में शनि और राहु का बैठना, गुरु का उच्च का होना, धन भाव के स्वामी का उच्च का होना 6वें भाव में, ये बहुत अच्छा होगा। इसका अर्थ है कि नवांश कुंडली में भी गुरु का प्रभाव ठीक है और लग्न कुंडली में भी गुरु का प्रभाव ठीक है, जहां वो आपके साहस, आपके बल, आपके प्रभाव, दाम्पत्य का सुख, पत्नी के साथ न्याय, संबंधों में ऊंचाइयां और पत्नी का न्याय प्रिय होना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन रही हैं। मैं इसे कमज़ोर नहीं कहूँगा। नवांश कुंडली के 6वें भाव में गुरु और मंगल का दो मित्र की राशि में या मित्र के साथ जब दो ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, दो परम मित्र जब एक साथ बैठ जाएंगे, जहाँ एक उच्च का है दूसरा नीच का है, बहुत अच्छा नीच भंग हो रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे दाम्पत्य का सुख भी बहुत उत्तम दर्जे का मिल जाता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। भाग्य का सुख थोड़ा बहुत कमज़ोर मैं देख रहा हूँ। हमें पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष चिंता करने की आवश्यकता होगी, हमें उनका स्वास्थ्य ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूँ तो नवमांसा कुंडली में लग्नेश का पंचम में जाना बहुत उत्तम, पंचमेश का लग्न में जाना विवेकी और बुद्धिमान दाम्पत्य मिलता है। यहाँ विवाह का पक्ष बिल्कुल ही ठीक है, मैं उसे कमज़ोर नहीं कहूँगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं कह दूँ तो कर्क राशि कर्क लग्न, वृष राशि वृष लग्न, मकर राशि मकर लग्न की जातिकाओं से विवाह बहुत उत्तम है। इसके अतिरिक्त पश्चिम दिशा में विवाह अगर हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ है तो। अन्यथा इस कुंडली में अभी राहु की दशा 2032 से अक्टूबर तक है, तब तक हमें चीज़ों को थोड़ा बहुत संतुलित करना होगा। वैसे आपकी कुंडली के लिए राहु बहुत ज़्यादा खराब नहीं होंगे, क्योंकि राहु चतुर्थ स्थान में सामान्यतया पंचम भाव में, दशम और एकादशवें भाव में उतने बुरे परिणाम नहीं देते, बाकी जितने भावों में देते देखे गए हैं। लेकिन चतुर्थ स्थान के राहु हैं, बहुत अच्छी बात होती कि उन पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती, पर ऐसा नहीं है। चंद्रमा भी थोड़े से सफोकेट हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा के ठीक 4थे और 10वें राहु केतु बैठे हैं। चंद्रमा से एकादशवें भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपको महत्वाकांक्षी बना रहा है। चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल का बैठना आपको सामान्यतया
बेहतर परिणाम देने वाला, सामान्य से थोड़ा कमजोर। चंद्रमा से तीसरे घर में सूर्य पराक्रमी, चंद्रमा से तीसरे घर में शुक्र अनुभवी, चंद्रमा से तीसरे घर में बुध निर्णय लेने में मजबूत, चंद्रमा से चौथे घर में राहु कंफ्यूज, चंद्रमा से दशम घर में केतु धार्मिक, चंद्रमा से एकादशवें घर में गुरु का बैठना आपको सुखी, धनवान, संतान से सुख प्राप्त करने वाला बना रहे हैं। अब मूल बिंदु पे आते हैं। हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, हमें इस पे कोई प्रकार से हेडेक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बहुत अच्छे हैं, बस हमें उसी अच्छाई को बना करके रखने की आवश्यकता है। धन बचाने की आवश्यकता है, इस कुंडली का व्यय बहुत ज़्यादा है, हमें इस पे काम करने की आवश्यकता होगी। 12वें भाव पे शनि, राहु, केतु और मंगल सबका प्रभाव है। मंगल की राशि बनी, शनि बैठे हैं, राहु की दृष्टि है और 12वें भाव के ठीक पीछे गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हैं। इस वजह से आपका व्यय गलत जगह पे तो नहीं है, पर निश्चित रूप से वो अधर में लटका है। इसका अर्थ होगा कि हमें अपने बजट पे काम करने की भी आवश्यकता होगी, अपने मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी और हमें समाज के किसी भी वर्ग से बहुत ज़्यादा घुस करके उसका लाभ और उसकी हानि को चेक करने के बाद उससे मैत्री करने की आवश्यकता होगी। यात्रा करने से पहले, विदेश जाने से पहले, विदेशी कारोबार करने से पहले, विदेशी कंपनी में निवेश करने से पहले हमें सोचना होगा। बाकी आप विदेशी छोड़ करके अब देशी क्षेत्रों में आ सकते हैं। पराक्रम आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। धन संपत्ति इस कुंडली में थोड़ी मेहनत से इकट्ठा होगी। माता का स्वास्थ्य इस कुंडली को कमजोर कर सकता है। लंबी बीमारी का खतरा माता को है, इस वजह से उनके स्वास्थ्य का रेगुलर चेकअप होता रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पढ़ाई में मतभेद, पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार व्यक्ति पढ़ता कुछ और है, नौकरी कुछ और करता है, या कई बार विवेक वक्त पे काम नहीं आता है, बुद्धि समय पे काम नहीं आती है। नौकरी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी है। व्यापार भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर नौकरी के बारे में पहले कोशिश करनी चाहिए। अष्टम भाव का जो प्रभाव बना हुआ है, इसके आधार पर व्यक्ति का रिसर्च, धर्म, आध्यात्म, कंसंट्रेशन और गुरु की दशा में कुछ अच्छे परिणाम, ये सब आपकी कुंडली में मिल रहे हैं। नौमांस कुंडली के आधार पे और लग्न बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पे आपको धर्म को बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि नौमांस कुंडली में भी धर्म भाव के अधिपति नीच के हो रहे हैं। वहाँ पत्नी के साथ किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन ना हो, आपकी पत्नी धार्मिक हो, पूजा पाठ करने में उनका मन लगे, इसको हमें उनको इस मामले में प्रेरित करना है। गाय की सेवा, चांदी का दान, घी का दान, चिटौली का जो चिरचिटा का जड़ होता है उसको गले में बांधना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अनायास छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं, पेट से संबंधित गड़बड़ी होती रहती है, नेत्रों से संबंधित समस्या होती रहती है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप सदैव व्यक्ति को करना चाहिए। कुशा जो है वो कुशा के ब्रह्मा बना करके, कुशा उखाड़ करके उनकी ब्रह्मा की मूर्ति बना करके, ऐसे तस्वीर बना करके कुशा से उनकी पूजा करनी चाहिए। ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु दीक्षा लीजिए, गाय की सेवा करिए, चांदी का दान करिए, फलों का दान करिए, शहद का दान करिए। इस कुंडली के आधार पे चांदी या मोती दोनों धारण किया जा सकता है। मोती धारण किया जा सकता है, गुरु का रत्न या सफ़ेद पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बात कही हैं। नक्षत्र के आधार पे रोहिणी, आपका जो जन्म है उसके आधार पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं तो आपको जन्मदिन जो मनाना चाहिए वो मनाना चाहिए श्रावण माह में कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि को। अगर रोहिणी नक्षत्र आसपास हो तो रोहिणी नक्षत्र में ही मनाइए और अपने जन्मदिन के दिन आवश्यक रूप से तुलादान करिए। इससे आपके 12वें भाव के शनि 9वें भाव के प्रभाव में जो कमजोरी आ रही है उसके लिए देवी कवच का पाठ, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, नारायण कवच का पाठ और साथ ही साथ 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। धर्म से संबंधित, यात्रा से संबंधित, ट्रांसफर से संबंधित, स्थान परिवर्तन से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो आप शनि और गुरु के साथ केतु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान, पत्नी, दाम्पत्य, दिनचर्या, पड़ोसी, इनसे संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप मंगल और बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा, दुकान, नौकरी और व्यापार, इससे संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो आप मंगल और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी संतान वगैरह के मामले में इस कुंडली को मैं थोड़ा कमज़ोर समझ रहा हूँ, इस वजह से उनके साथ मतभेद मत करिएगा। पिता के साथ मतभेद ना हो इसका भी ध्यान रखिएगा। पिता के साथ मानसिक कई बार मैच नहीं होता है, ये बात लिख रही है। रोहिणी, पुष्य, पुनर्वसु और अश्विनी ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे किसी भी काम को करने के लिए। इतनी सारी चीज़ें हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।